जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया है वो पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक करके पहले टेस्ट दे लें और उसके बाद इनको देखेंगे तो डैट विल बी मोर यूजफुल। और आपने टेस्ट दे दिया है तो आप तो देख सकते हो, और बीच बीच में आपको पॉज लगा करके जहाँ भी लगे कि इसमें मुझे ट्राई करने की ज़रूरत है तो उसमें आप बिल्कुल पॉज लगा करके ट्राई करें और एक एक करके सोल्यूशन देखें। हो सकता है आपका करेक्ट हो और अल्टरनेट मेथड मिल जाए, हो सकता है नहीं आपका हो पाया तो आप तो समझ ही लोगे कि कैसे करने थे। अल्टरनेटिंग करंट का फर्स्ट हाफ पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अप टू पावर फैक्टर, अप टू पावर, अप टू रेजोनेंस, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ कोई क्वालिटी फैक्टर की बात नहीं हो रही है, कोई ट्रांसफार्मर की बात नहीं होगी। एसी का समझो फर्स्ट हाफ, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, लीडिंग लैगिंग, ये सब डिस्कस होंगे इसमें। तो एक एक करके क्वेश्चन आएंगे। बेटर होगा कि आप लिंक को क्लिक करो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके और टेस्ट दो और तब ये वापस वीडियो देखो तो ज़्यादा यूजफुल है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, स्क्रीन पे देखो और इसको अगर ट्राई करने का मन है ट्राई करो पॉज लगा करके। फॉर ए सीरीज LRC सर्किट R इज इक्वल टू XL इज इक्वल टू ट्वाइस XC, मतलब XC से डबल है XL और R दोनों। द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट एंड द फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I, करंट एंड वोल्टेज में क्या फेज डिफरेंस होगा एंड इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट क्या होगा। ठीक है भाई, इसको ट्राई किया जाए। आपने ट्राई जरूर किया होगा। तो देखो भाई, तो सबसे पहले तो रेजिस्टेंस R है और ये 2 टाइम्स XC है। तो चलो XC जितना भी है उससे डबल है हमारा, R भी है और XL भी डबल है, दोनों ही डबल है। तो ठीक है भाई, इसके अकॉर्डिंगली हम लोग काम करें। ये गिवन है तो अगर इसका फेजर डायग्राम बनाए सच दैट कि लीडिंग लैगिंग हमें पता लग जाए। मान लो इसका मैं फेजर डायग्राम बनाता हूँ। फेजर डायग्राम अगर बनाऊं तो हमें फेजर डायग्राम में देखो रेजिस्टेंस इम्पीडेंस ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस वैल्यू दिखाओगे, और दिखाते हो XC तो इधर दिखाओगे XC, इधर दिखाते हैं XL लेकिन XL डबल है XC से, तो जितना XC है उससे हमें डबल दिखाना है। XL इज इक्वल टू 2 टाइम्स XC और रेजिस्टेंस भी है 2 टाइम्स XC। तो चलो ये XC है, इधर XL है जो कि डबल ऑफ XC है, तो इन दोनों का नेट क्या हो जाएगा, हमें तीनों का जब वेक्टर सम करेंगे तो हमें इम्पीडेंस ट्रायंगल से इम्पीडेंस मिल जाएगा। तो यहाँ 2 टाइम्स XC है, इधर XC है, तो इनका नेट क्या हो जाएगा, नेट रिएक्टेंस जो हो गया वो ये है विच विल बी इक्वल टू XC, और ये इधर R है जो कि 2 टाइम्स है XC, तो ये XC है, ये 2 टाइम्स XC है, तो इन दोनों का जो नेट निकालेंगे इम्पीडेंस, वो इम्पीडेंस कितना हो जाएगा भाई, तो अंडर रूट कितना, तो XC स्क्वायर प्लस ट्वाइस XC स्क्वायर मीन्स XC स्क्वायर प्लस ट्वाइस XC का होल स्क्वायर करेंगे तो 4XC स्क्वायर मीन्स अंडर रूट 5XC, अंडर रूट 5XC हो जाएगा। नेट इम्पीडेंस विल बी अंडर रूट 5XC, तो अंडर रूट 5XC हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अंडर रूट 5XC और XC का वैल्यू कितना है, XC का वैल्यू R के टर्म में क्योंकि लिखा हुआ है तो XC का वैल्यू है R/2, तो अंडर रूट 5 और XC का वैल्यू R/2, अंडर रूट 5 और XC का वैल्यू R/2, ये हो गया। चलो ये तो हो गया। अब फेज डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो फेज डिफरेंस तो यहाँ से पता लगेगा, तो tan phi का वैल्यू निकाला जाए भाई, तो tan phi का वैल्यू हो जाएगा कितना भाई, तो ये वाला है XC, ये वाला है 2XC मीन्स XC/2XC दैट इज 1/2, तो phi हो गया tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2 एंड रूट 5 R/2, रूट 5 XC है R/2, इसलिए ये सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, बोलो भाई, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए यहाँ तक। चलो ये क्वेश्चन समझ गए, समझ तो गए। हम लोगों ने XC दिखाया, XL दिखाया डबल ऑफ XC और R दिखाया 2 टाइम XC, तो नेट रिएक्टेंस हो गया XC और ये है 2XC, नेट निकाल लिया अंडर रूट XC प्लस 2XC का होल स्क्वायर इज अंडर रूट 5XC का स्क्वायर, तो ये मिल गया अंडर रूट 5XC। XC का वैल्यू है R/2, इसलिए इसका वैल्यू चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 5 और XC का वैल्यू है R/2, क्योंकि R के टर्म में है, ऑप्शंस दिए हुए, इसलिए इसके अकॉर्डिंगली काम हो जाएगा। चलो ये क्लियर हो गया यहाँ तक। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। इन एन AC सर्किट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज E इक्वल टू 200√2 sin 100, चलो यहाँ पे वोल्टेज मैं लिख देता हूँ, E इज इक्वल टू EMF इज इक्वल टू 200√2 sin 100t। इसका मतलब ओमेगा क्या हो गया, sin ओमेगा t होता है, ओमेगा का वैल्यू 100 है। ठीक है यहाँ तक, बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। चलो ये दिया हुआ है, वोल्टेज कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, देन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट, ओनली कैपेसिटर है भाई,
ओनली कैपेसिटर है और ये हम लोगों ने वोल्टेज अप्लाई कर दिया है। ओनली कैपेसिटर है और कैपेसिटर के लिए पहले एक्सी हम लोग निकाल कर रख लें। तो एक्सी का वैल्यू क्या होता है भाई, तो 1/ओमेगा सी होता है। 1/ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू था 100 और सी का वैल्यू है कितना, 1 माइक्रोफेराड। तो 1 माइक्रोफेराड मीन्स 10⁻⁻6 एसआई में आ गया, 10⁻⁻4 हो गया, तो ऊपर जाएगा भाई 10⁻⁴। एक्सी का वैल्यू हो गया 10⁻⁴। 10⁻⁴ हो गया एक्सी का वैल्यू। बहुत अच्छा है, एक्सी भी मिला हुआ है तुम्हें। अब आरएमएस वैल्यू चाहिए करंट का। चलो भाई, करंट का आरएमएस वैल्यू क्या होगा, तो वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाई इंपेडेंस। वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाई इंपेडेंस। इंपेडेंस क्या है यहाँ पे, ओनली एक्सी। इंपेडेंस क्या है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, तो इंपेडेंस इसका क्या होगा, ओनली एक्सी। तो ठीक है भाई, वी आरएमएस कितना है बताओ, तो वी आरएमएस है 200। कैसे, अरे भाई तो ये तो पिक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू E = E0 sin ओमेगा टी। तो ये तो पिक वैल्यू है ना, मैक्सिमम वैल्यू है ये। जब sin ओमेगा टी 1 होता है तब तो ये वैल्यू 200√2 होगा, दैट इज दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। इसलिए वी आरएमएस क्या होगा भाई, तो वी आरएमएस होगा मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई √2। याद है ना, आरएमएस वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू V0 डिवाइडेड बाई √2। तो V0 ये है, डिवाइडेड बाई √2 करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, √2 और 200 बच जाएगा। तो 200 इज आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, 200 इज आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। और जेड का वैल्यू बोले भाई, तो जेड तो ओनली एक्सी का वैल्यू है 10⁻⁴। चलो ठीक है भाई, तो आई आरएमएस जो आया, करंट का वैल्यू जो आया, तो करंट का वैल्यू ये हो गया, बताओ कितना, 2 × 10⁻⁻2, दैट इज कितना हो जाएगा, 2 सेंटी एम्पियर बोल सकते हैं। मिली एम्पियर में ज्यादा होता है तो 20 मिली एम्पियर बोल सकते हैं, 20 मिली एम्पियर बोल सकते हैं, बोल तो सकते हैं ये 20 × 10⁻³ एम्पियर, इसको लिख सकते हैं ये। इसलिए ये हो गया 20 मिली एम्पियर। 20 मिली एम्पियर इसका करंट का वैल्यू हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक भाई। मैक्सिमम वैल्यू 200√2 बाई √2 करेंगे, हमें आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज मिल जाएगा। जेड का वैल्यू तो वही एक्सी है, एक्सी का वैल्यू 10⁻⁴ रख दिया हम लोगों ने और ये वैल्यू मिल गया। क्लियर है यहाँ तक, चलो बहुत अच्छा, और कोई करना ही नहीं था यहाँ पे बात। चलो ठीक है भाई, और अब देखें जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्मॉल सिग्नल वोल्टेज जो दिया हुआ है Vt = V0 sin ओमेगा टी। चलो ये दिया हुआ है, यहाँ दिखाओ, क्वेश्चन में दिखा V = V0 sin ओमेगा टी अप्लाइड अक्रॉस एन आइडियल कैपेसिटर। ठीक है भाई, आइडियल कैपेसिटर है। आइडियल कैपेसिटर मींस कोई रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पे, प्योर कैपेसिटर। करंट लैग्स वोल्टेज बाई 90 डिग्री, करंट लीड्स वोल्टेज। तो भाई तुम्हें पता है, ये तो बिल्कुल सिंपलेस्ट है, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है। वोल्टेज अप्लाई किया है प्योर कैपेसिटर में, तो याद होगा प्योर कैपेसिटर में करंट लीड्स वोल्टेज बाई π/2, करंट लीड्स वोल्टेज बाई π/2, या फिर वोल्टेज लैग्स करंट बाई π/2। तो यहाँ पे करंट लीड होना चाहिए, यहाँ लैग कर दिया है, नहीं होगा, फेज में नहीं होगा। और ए फुल साइकिल द कैपेसिटर C डज नॉट कंज्यूम एनी एनर्जी फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स, ये करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि तो पता है फुल साइकिल में जो हमारा एनर्जी, एक एनर्जी जो हमारा लॉस होता है, वो एनर्जी पावर डिसिपेशन होता है, वो V RMS I RMS और cos फाई होता है। और प्योर कैपेसिटर के केस में फाई 90 डिग्री है, 90 डिग्री से करंट लीड करता है, इसलिए cos फाई का वैल्यू क्या है, 0 है, और ये कर देता है 0। सो पावर लॉस एवरेजली और पावर लॉस इन वन कंप्लीट साइकिल विल बी 0। तो वन कंप्लीट साइकिल में पावर लॉस विल बी 0। Over full cycle capacitor C does not consume any energy from the voltage source। बिल्कुल ठीक है। करंट्स लीड्स वोल्टेज बाई 180 डिग्री, ऐसा नहीं होता है, 90 डिग्री से होता है, और यहाँ लैग कर दिया है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा ओवर ए फुल साइकिल। पढ़ा होगा तुमने, फुल साइकिल के लिए हम लोग पावर निकालते थे, एवरेज पावर निकालते थे वन कंप्लीट साइकिल के लिए, वो 0 आता था, क्योंकि cos फाई ही 0 है, cos 90 डिग्री तो 0 ही होगा, और cos 90 डिग्री 0 है इसलिए होगा। और लीडिंग लैगिंग फाई जो है हमारा 190 डिग्री है। करंट लीड्स वोल्टेज बाई π/2, करंट लीड्स वोल्टेज बाई π/2, ये तो होता ही है करंट और वोल्टेज में रिलेशन इन केस ऑफ प्योर कैपेसिटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। 4 नंबर क्वेश्चन जरा देखा जाए। देखो भाई, इन द एडजॉइनिंग सर्किट है भाई, voltmeter whose reading will be 0 at resonance। रेजोनेंस मतलब समझ रहे हो, रेजोनेंस के कंडीशन में कौन सा वोल्टमीटर है जिसका रीडिंग 0 हो सकता है।
बताना यहाँ पे ये कौन कौन सा है। तो यहाँ देखो ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, V1 V2 V3 एंड V4 V5। तो रेजोनेंस में तुम्हें पता है कि इन केस ऑफ रेजोनेंस XC इक्वल टू XL होता है, और जब XC इक्वल टू XL होता है वो सीरीज LRC सर्किट है भाई, बिल्कुल सीरीज LRC सर्किट है। ये देख रहे हो L है, C है और ये R है, ये तो है सीरीज LRC सर्किट है। वोल्ट मीटर देखो यहाँ पे कुछ वोल्टेज आएगा, यहाँ भी वोल्टेज आएगा, यहाँ भी वोल्टेज आएगा। जीरो होने का चांस भाई तो XC इज इक्वल टू XL है अगर रेजोनेंस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में देखो भाई वोल्टेज जो होता है वो I इंटू XC होगा, अगर C के क्रॉस चाहिए तो, L के क्रॉस चाहिए तो I इंटू XL होगा। लेकिन XL और XC सेम है इसलिए दोनों वोल्टेज सेम होंगे। और याद होगा तुम्हें ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर यहाँ पे ऐसे वोल्टेज है VR तो VL ऐसे होगा, VC ऐसे होगा, ये तुम्हें पता है, बताया था बेसिक क्लास में। ये अगर VR है तो ये वाला VL है और इधर है VC, और VL VC सेम आ रहा, देख रहे हो VC और VL दोनों सेम वैल्यू का है। तो जब तीनों का वेक्टर सम करेंगे नेट वोल्टेज निकालने के लिए, तो नेट वोल्टेज मतलब ये अप्लाइड वोल्टेज मिलता है। अभी यहाँ पे देखो ये V1 आएगा कुछ, V2 आएगा कुछ, लेकिन ये वाला जो है जो V1 और V2, तो V1 और V2 दोनों अपोजिट में है, V1 एंड V2 दोनों अपोजिट है। इन दोनों का अगर सम करेंगे तो दैट विल बी जीरो, मीन्स V4 ही जीरो हो सकता है। ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, ये भी अपना वोल्टेज बताएगा इसके क्रॉस, लेकिन इसमें जीरो क्या हो सकता है, तो जीरो हो सकता है V4, मीन्स नेट वोल्टेज अक्रॉस द LC कॉम्बिनेशन। तो नेट वोल्टेज अक्रॉस द LC कॉम्बिनेशन जो कि V4 है, सो V4 का रीडिंग जीरो हो जाएगा, क्योंकि V4 क्या है, वो VL और VC का वेक्टर सम है, और वेक्टर सम यहाँ पे दोनों अपोजिट में है, सेम वैल्यू के हैं। सिंस रेजोनेंस है इसलिए XC इक्वल टू XL है, और VC I इंटू XC होगा, VL I इंटू XL होगा, दोनों सेम है। करंट तो भाई सीरीज में है तो सेम तो है ही, तो इसलिए V4 ही है वो वोल्ट मीटर जिसका रीडिंग जीरो आ सकता है, और इसमें कोई नहीं है। ठीक है, अक्रॉस द LC कॉम्बिनेशन नेट पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो, सिंस V1 और V2 दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फेजर दिखा रहे हैं। चलो ये समझ गए, सो V4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए, क्वेश्चन नंबर 5 में। तो यहाँ देखो लिखा है, सोच लो एक बार, द वेरिएशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट का वेरिएशन एंड इंस्टेंटेनियस EMF इन ए सर्किट एज शोन इन द फिगर। देखो EMF यहाँ दिखा रखा है डार्क वाले से, और ये वाला जो दिखा रखा है डॉटेड से वो I है, डॉटेड से जो दिखाया ये I है, करंट है। देख रहे हो वोल्टेज से करंट डिलेड है, मीन्स इसका ग्राफ राइटवर्ड शिफ्टेड है, देख रहे हो राइटवर्ड शिफ्टेड है π/2 से। अगर राइटवर्ड शिफ्ट हो गया इसका मतलब डिलेड हो गया, मीन्स लैग कर रहा है, करंट इज लैगिंग बिहाइंड EMF। वोल्टेज से करंट हमारा लैग कर रहा है, जितना राइटवर्ड शिफ्ट होगा फेज उतना समझो कम है। फेज बढ़ता है, लीडिंग होता है तो वो लेफ्टवर्ड, मीन्स टाइम के मामले में पहले, टाइम है ओमेगा टी है, इसलिए जो पहले आएगा वो लीड होगा, जो बाद में आएगा वो लैग करेगा, मीन्स करंट लैग्स। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि करंट्स लैग्स वोल्टेज बाई π/2। बाकी ऑप्शन क्या दिया वो हम लोग देख सकते हैं, वो तो देख सकते हैं। तो अभी इसके ऑप्शन में देखेंगे, एक तो कंक्लूजन ये निकल गया कम से कम, एक ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन क्या था जरा देखा जाए, द वेरिएशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट एज ऑन द फिगर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा स्टेटमेंट तो दिख ही नहीं रहा, चलो कोई नहीं, स्टेटमेंट इसका रह गया है, नहीं आया, तो स्टेटमेंट का फोटोग्राफ जो होगा उसके नीचे हो। तो स्टेटमेंट जो भी है इसमें हम लोगों ने ये कंक्लूजन निकाल लिया, जो भी स्टेटमेंट होगा अपने आप कर लेंगे जब एक्चुअल क्वेश्चन आएगा। फिलहाल यहाँ पे ये है कि करंट यहाँ पे हमारा लैग कर रहा है वोल्टेज को π/2 से, वो जरूर समझ में आ गया। इट मीन्स अगर ये पूछा जाए कि ये कौन सा सर्किट होगा भाई, तो यहाँ पे करंट लैग कर रहा है π/2 से, तो इसका मतलब ये कैसा सर्किट होगा, तो प्योर इंडक्टिव, ये भी पूछा जा सकता है, ये प्योर इंडक्टिव सर्किट है। ठीक है, प्योर इंडक्टिव सर्किट है, क्योंकि प्योर इंडक्टिव सर्किट में ही वोल्टेज और करंट जो है हमारा, वो करंट लैग करता है वोल्टेज को π/2 से। यहाँ भी करंट लैग कर रहा है वोल्टेज को π/2 से, इसलिए ये प्योर इंडक्टिव सर्किट है। और यहाँ पावर लॉस भी जीरो होगा।
अब ऐसे में अगर ये पूछ दिया जाए कि पावर लॉस बताओ, एवरेज पावर लॉस क्या हो जाएगा भाई ओवर वन साइकिल और एवरेज पावर, तो वो होगा 0, क्योंकि प्योर इंडक्टिव प्योर कैपेसिटिव में पावर लॉस तो होता ही नहीं है, इसलिए पावर लॉस 0 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फटाफट देखो। Which of the following curve represent the variation of the impedance with frequency in series LRC circuit? तो भाई impedance याद होगा, impedance है और इधर ओमेगा है या फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा मीन्स 2 पाई फ्रीक्वेंसी, और z होता था अंडर रूट, याद होगा r स्क्वायर प्लस xc माइनस xl का होल स्क्वायर। इसका इम्पीडेंस का ग्राफ तुम्हें पता होगा कि ये मिनिमम होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जब xc इक्वल टू xl हो जाए तो मिनिमम होता था, ऐसा ग्राफ आता था, याद होगा, इस तरह का ग्राफ आता था, इसलिए ये तो नहीं होगा, कौन सा होगा भाई, तो ये वाला ग्राफ होगा। तो इसका ये वाला ऑप्शन जो होगा वो हम लोग ले लेंगे, ये वाला ग्राफ नहीं होगा, ये वाला होगा, ठीक है, ये हो सकता है, खाली यही वाला ग्राफ है, तो ये ग्राफ करेक्ट है, ठीक है, ये सब नहीं हो सकता। चलो 7 नंबर क्वेश्चन देखा जाए भाई। 7 नंबर क्वेश्चन, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस कैपेसिटर एंड इंडक्टेंस आर, सीरीज एलआरसी सर्किट है, तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है भाई, किसके किसके अक्रॉस, रेजिस्टेंस, पहले रेजिस्टेंस के अक्रॉस दिया हुआ है 80 वोल्ट, ठीक है, कैपेसिटेंस के अक्रॉस 40 वोल्ट, ठीक है, और इंडक्टेंस के अक्रॉस है 100 वोल्ट। तो पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट क्या होगा, पावर फैक्टर बताया जाता है, पावर फैक्टर देखो क्या होगा, पावर फैक्टर मतलब फाई पता लग गया है, cos फाई चाहिए। तो यहाँ पे वोल्टेज जब दिया हुआ है तो तुम्हें पता है ये VR होता है, इधर VL रहता है, इधर VC रहता है, तो यहाँ पे VR कितना था भाई, तो VR 80 था, VL कितना है भाई, तो VL हमारा 100 है, ये 100 है और ये 40 है, तो इन दोनों का पहले करोगे नेट, तो ये बन गया कितना भाई, तो इधर 60 बन गया, इधर क्या बन गया 80 बन गया, ये VR है 80 और ये हो गया LC कॉम्बिनेशन के अक्रॉस। तो लीडिंग लैगिंग जो होगा वो यहाँ से पता लगेगा। अब बताओ भाई यहाँ पे ये फाई है, cos फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos फाई का वैल्यू हो जाएगा ये 60/80, 60/80 दैट इज 3/4, cos फाई इज 3/4, अच्छा cos फाई चाहिए ना, cos फाई टाइम फाई नहीं, cos फाई चाहिए, तो cos फाई का वैल्यू बेस 80, बेस है 80 डिवाइडेड बाई ये वाला हाइपोटेन्यूज कितना होगा, ये 80 है ये 60 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा 100 हो जाएगा, होगा कि नहीं भाई, हो जाएगा ना, ये 100 हो जाएगा, जो V नेट है हमारा वो 100 हो जाएगा, 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर दैट इज ये हो जाएगा 3600 प्लस 80 6400 मिल करके ये ओवरऑल वैल्यू 80, अंडर रूट लगाओगे ये और ये मिल जाएगा तुम्हें 100, सो 80/100 मीन्स 0.8, 80 cos फाई का वैल्यू हो गया 80/100 इज इक्वल टू 0.8, तो 0.8 इज द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर, क्योंकि वोल्टेज दिया हुआ है, तुम्हें पता है सीरीज एलआरसी सर्किट में जो वोल्टेज होता है VR दिखाओगे, VL दिखाओगे, VC दिखाओगे, VL दिखाओगे, VC सबका वैल्यू रख दिया, इन दोनों का नेट निकाला 60 आया, ये वाला 80 है, इसलिए cos फाई का वैल्यू निकाल सकते हैं, ये 80 ये 60 तो ये है 100, तो 80/100 0.8 इज द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। स्मॉल सिग्नल वोल्टेज V इक्वल टू V0 sin ओमेगा t अप्लाइड अक्रॉस आइडियल कैपेसिटर है और इसके अक्रॉस हम लोगों ने अप्लाई कर दिया कितना भाई, तो V0 sin ओमेगा t अप्लाई कर दिया, चलो ये कैपेसिटर है, करंट लीड्स वोल्टेज भाई, अच्छा ये तो क्वेश्चन लगता है पहले भी था, प्योर कैपेसिटर में ओवर ए फुल साइकिल द कैपेसिटर डज नॉट कंज्यूम एनी एनर्जी फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स। हाँ लीडिंग लैगिंग का यहाँ पे तो बोले तो करंट लीड करेगा π/2 से, तो ये तो हो नहीं सकता, लीड करने वाला होना चाहिए π/2 से, ये सब नहीं है, यही है, इसलिए ये वाला ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें, पावर डिसिपेटेड इन LCR सर्किट सीरीज सर्किट कनेक्टेड टू एन AC सोर्स ऑफ EMF, पावर डिसिपेशन, तो पावर डिसिपेशन तुम्हें पता है क्या होता है, VRMS IRMS cos फाई, चलो VRMS तो VRMS ये EMF है तो वो तो है ही, IRMS तो EMF डिवाइडेड बाई Z, इसको बोलेंगे IRMS, EMF का RMS वैल्यू मींस वोल्टेज का RMS वैल्यू डिवाइडेड बाय Z इज IRMS, और cos फाई का वैल्यू क्या बोलोगे भाई, तो cos फाई का वैल्यू होता है R/Z, cos फाई का वैल्यू होता है R/Z, इट मींस E² R डिवाइडेड बाय Z, और Z का वैल्यू क्या होता है, तो Z का वैल्यू होता है R² प्लस XC माइनस XL, यानी L ओमेगा माइनस 1/ओमेगा C, ऐसा बोल सकते हैं, XL माइनस XC होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो पावर फैक्टर इज इक्वल टू E² R डिवाइडेड बाई, अच्छा इसका Z² है तो Z ये है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट गायब हो जाएगा, अंडर रूट गायब हो जाएगा,
अंडर रूट गायब हो गया तो क्या मिल गया, तो ई स्क्वायर आर मिल गया डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ये हो गया एल ओमेगा माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर, ये रह गया बस। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा वो देख लो, ई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई ये रूट अंडर नहीं आएगा, रूट अंडर तो स्क्वायर होने से गायब हो गया, इसलिए ये वैल्यू आ जाएगा, तो ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, होता है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई वी आर एम एस, तो ये है ही दिया हुआ खुद ही वोल्टेज, और ये आई आर एम एस कॉस फाई का वैल्यू रख दिया और इस तरह से हमें मिल गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले भाई, 10 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। एन इलेक्ट्रिकल सर्किट सीरीज एलआरसी सर्किट एसी वोल्टेज सोर्स आर ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। चलो एलआरसी और सोर्स सब कनेक्ट कर दिया। व्हेन एल इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट, तीनों हैं भाई, एक्स ये आर भी है, एक्ससी भी है, एक्सएल भी है। कह रहा है कि व्हेन एल इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट, एल को रिमूव कर दिया तो यही खाली बचा, तो उस कंडीशन में करंट इज लीडिंग, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो π/3 का, मीन्स ये π/3 है, ये है हमारा फेज डिफरेंस π/3। इफ इंस्टेड सी इज रिमूव्ड, अगर सी को रिमूव करेंगे तो सिर्फ आर और एक्सएल बचेगा। ठीक है भाई, तो इस कंडीशन में कह रहा है कि ऐसे कंडीशन में फेज डिफरेंस इज अगेन π/3, मीन्स अगेन यहाँ पे फेज डिफरेंस π/3 ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जितना था उतना ही ये वाला है, तभी तो ये जितना एंगल पे जा रहा है उतना ही इधर भी रिजल्टेंट एंगल पे जा रहा है, π/3 ये भी π/3। इसका मतलब ये हो गया, दोनों से कंक्लूजन क्या निकला भाई, तो दोनों से कंक्लूजन ये निकला कि XC इज इक्वल टू XL है। इट मींस द सर्किट इज इन रेजोनेंस। तीनों रहेगा तो रेजोनेंस होगा, दो रहेगा π/3 का लीडिंग, इधर दो रहेंगे π/3 का इधर लैगिंग, तो इस तरह से इसका मतलब XC इक्वल टू XL है। देन द फेज डिफरेंस अगेन इज π/3। पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट क्या होगा, तो भाई ऐसे कंडीशन में जब रिमूव करने वाला है तब ये है, जब रिमूव नहीं किया गया है पावर फैक्टर ऑफ द ओरिजिनल सर्किट तो cos फाई क्या होगा भाई, तो cos 0 डिग्री होगा, दैट इज पावर फैक्टर क्या होगा 1 होगा, क्योंकि रेजोनेंस में है सर्किट। इसका मतलब नो लीडिंग लैगिंग, फाई इज 0, सो पावर फैक्टर इज 1। तो पावर फैक्टर हमारा 1 वाले को एक्सेप्ट करूंगा, तो 1 वाला ऑप्शन टिक कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों का फटाफट देखो, इसमें ग्राफिकल है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट में रिप्रेजेंट द रिएक्टेंस ऑफ एलसी कॉम्बिनेशन। एलसी कॉम्बिनेशन का रिएक्टेंस बताना है, तो ये क्या है XC माइनस XL या XL माइनस XC। तो तुम्हें पता है ये वाला तो ओनली XL है, ये वाला ओनली XC है, ये वाला तो कुछ भी नहीं है, और ये वाला है हमारा डी ऑप्शन है, यही हमारा करेक्ट होगा। तो डी ऑप्शन ही होता है भाई। रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी के पहले, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के पहले हमारा XC ज्यादा होता है और बाद में XC कम हो जाता है, XL ज्यादा हो जाता है, इसलिए पहले हमारा करंट लीड करता है। ये इस तरह का सर्किट होता है। ये ग्राफ हम लोगों ने पहले भी प्लॉट किए हैं। इसका ग्राफ बेसिकली इस तरह का ग्राफ आएगा, ये x और ओमेगा या फ्रीक्वेंसी में ऐसा ग्राफ आता है, और ये रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम इज इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, द इंड्यूस्ड करंट डेवलप्ड बाय द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। चलो भाई, चेंजिंग मैग्नेटिक, कोई एक लूप है, इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, कोई बात नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, डेल्टा फाई इज द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, डिवाइडेड बाय डेल्टा करते तो इंड्यूस ईएमएफ आता था। और याद होगा जो चार्ज ट्रांसफर होता था, याद होगा चार्ज ट्रांसफर होता है नेट चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय आर रेजिस्टेंस, क्योंकि ईएमएफ ये है, ईएमएफ ये है, और इस ईएमएफ के ड्यूरेशन में यहाँ करंट पास होता है, करंट का वैल्यू चार्ज ट्रांसफर डिवाइडेड बाय टाइम। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं भाई, अगर हम लोग करंट की बात करें, डेल्टा क्यू चार्ज ट्रांसफर डिवाइडेड बाय टाइम, अगर करंट की बात करें तो वो होगा ईएमएफ अपॉन आर, ईएमएफ है डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, और ये आर डेल्टा टी कैंसिल होता है और हमें चार्ज ट्रांसफर मिल जाता था, याद होगा ये कि नेट चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय आर। चलो ये तो ऐसा इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने पढ़ा है। अब क्वेश्चन पे आ जाएंगे। एज शोन इन द फिगर, ये दिया है करंट वर्सेस टाइम ग्राफ। द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स थ्रू द कॉइल इन वेबर। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स चाहिए, तो भाई चेंज इन फ्लक्स कैसे मिलेगा, तो चार्ज ट्रांसफर, जो करंट टाइम ग्राफ है तो चार्ज ट्रांसफर पता है, क्योंकि आई डी टी इंटीग्रेशन ही होता है चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर पता है, तो चार्ज ट्रांसफर बताओ क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय आर होता है। चार्ज ट्रांसफर चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय आर होता है, क्योंकि ग्राफ तुम्हारा दिया हुआ है करंट और टाइम में, तो इसका एरिया निकाल लेंगे तो चार्ज ट्रांसफर मिल जाएगा। बताओ भाई इसका एरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर है
तो इसका एरिया ही तो होगा, करंट टाइम ग्राफ का एरिया ही तो चार्ज ट्रांसफर है। तो करंट टाइम ग्राफ का एरिया बताओ, हाफ इंटू बेस कितना है, तो 0.1 है, और ये हाइट है हमारा 4। दिस विल इक्वल टू नेट चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस तो 10 है, इसलिए चेंज इन फ्लक्स क्या आया भाई, चेंज इन फ्लक्स क्या आया, तो चेंज इन फ्लक्स इज इक्वल टू 10 टाइम्स 10 मल्टीप्लाई करोगे 1 हो जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 मिल जाएगा वैल्यू। सो 2 वेबर इज द नेट चेंज इन फ्लक्स, 2 वेबर इज द नेट चेंज इन फ्लक्स थ्रू दिस रेजिस्टेंस। इसलिए इसके ऑप्शन जो हैं, ऑप्शन हैं 4, 6, 8 एंड 2, तो 2 वाला हम लोग करेक्ट कर लेंगे। देखो भाई कैसे कर लिया, चार्ज ट्रांसफर होता है फ्लक्स में चेंज डिवाइडेड बाई आर, और चार्ज ट्रांसफर को करंट टाइम ग्राफ है तो आई डी टी इंटीग्रेशन यानी एरिया से लिख सकते हैं, और ये एरिया ट्रायंगुलर फॉर्म में हम लोग इजिली निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल लिया, और वो है नेट चार्ज ट्रांसफर दैट इज फ्लक्स में चेंज डिवाइडेड बाई आर। फ्लक्स में चेंज निकल गया, समझ गए, क्लियर है यहाँ तक, चलो बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट पे चले हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13 नंबर क्वेश्चन है, कॉइल ऑफ सेल्फ रेजिस्टेंस L इज कनेक्टेड इन सीरीज विद a bulb B एंड एन AC सोर्स। बल्ब B और AC सोर्स, कॉइल हमने कनेक्ट किया है एक बल्ब पे, ये समझो बल्ब है, एंड एन AC सोर्स, ये AC सोर्स है, चलो कोई बात नहीं है, ये बल्ब है और ये कॉइल हमने कनेक्ट कर दिया। The brightness of the bulb decrease, brightness of the bulb decrease, ये brightness कब decrease होगा भाई, brightness decreases, it means current decreases, current इसका मतलब decrease करेगा, करंट जितना ज्यादा होगा ब्राइटनेस उतना ही, पावर डिसिपेशन उतना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा ब्राइट दिखेगा, करंट कम हो जाएगा ब्राइटनेस बिल्कुल कम हो जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा, ब्राइटनेस जीरो हो जाएगा। सो बल्ब का ब्राइटनेस डिक्रीज मतलब करंट को डिक्रीज होना होगा, तो the brightness of the bulb decreases when frequency of the AC source decrease। फ्रीक्वेंसी के बारे में बताना है भाई, तो यहाँ पे करंट का वैल्यू होगा क्या, करंट का वैल्यू होगा VRMS डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। तो VRMS तो जो भी है फिक्स्ड है भाई, VRMS तो जो भी है सप्लाइड है। अब यहाँ पे देखोगे तो ये है बल्ब का कुछ रेजिस्टेंस होगा और इसका इंडक्टेंस, तो R² प्लस XL का होल स्क्वायर ये होगा। अब बताओ हमें तो करंट डिक्रीज कराना है भाई, ब्राइटनेस डिक्रीज मतलब करंट डिक्रीज कम होगा जब हमारा डिनोमिनेटर इंक्रीज हो, क्योंकि ये वोल्टेज तो फिक्स्ड है, डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तभी करंट डिक्रीज होगा। डिनोमिनेटर कैसे इंक्रीज होगा, R तो फिक्स्ड है, और ये XL क्या है भाई, तो ओमेगा L है। XL को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, ओमेगा L लिख सकते हैं भाई, VRMS डिवाइडेड बाई √R² प्लस ये XL जो है, XL इसको हम लोग ओमेगा L लिखें। जितना ज्यादा बढ़ाओगे वैल्यू किसका, ओमेगा का, इफ ओमेगा इज इंक्रीज, ओमेगा बोले या 2π इंटू फ्रीक्वेंसी बोले, अगर ये इंक्रीज करेंगे हम लोग ओमेगा या 2π फ्रीक्वेंसी, अगर इसको इंक्रीज करोगे तो डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा, डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो ये वैल्यू डिक्रीज होगा, यानी करंट का वैल्यू डिक्रीज होगा, ब्राइटनेस डिक्रीज हो जाएगा। सो करंट विल डिक्रीज व्हेन इंपीडेंस इज इंक्रीज, करंट इज डिक्रीज व्हेन इंपीडेंस इज इंक्रीज, और इंपीडेंस इंक्रीज कैसे होगा, R तो फिक्स है, इसका मतलब इसमें इंडक्टेंस बढ़ाना होगा। इंडक्टेंस बढ़ने के लिए ओमेगा बढ़ाना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा इंडक्टेंस जो कि यहाँ पे देखो XL है, ये ओमेगा L है, इंडक्टिव रिएक्टेंस हमारा ओमेगा L है, जितना ज्यादा ओमेगा करोगे उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC सोर्स इज डिक्रीज, ये ठीक नहीं है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पड़ेंगे तब ना डिनोमिनेटर बढ़ेगा। नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल रिड्यूस्ड, नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल रिड्यूस करने से क्या होता है, इंडक्टेंस कम होगा, क्योंकि इंडक्टेंस जो होता था, इंडक्टेंस को अगर गौर करो तो ये होता था कितना, 4π N²/L, याद होगा πR²। सेल्फ इंडक्टेंस द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा करने से ज्यादा होता है, सो नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल इज रिड्यूस। अगर ये रिड्यूस करेंगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा, ये रिड्यूस होने से वैल्यू बढ़ जाएगा करंट का, तो ये नहीं हो सकता। फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करोगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा तो बढ़ जाएगा करंट, ब्राइटनेस बढ़ जाएगा, ये दोनों नहीं हो सकते। कैपेसिटेंस ऑफ द रिएक्टेंस, कैपेसिटेंस ऑफ रिएक्टेंस XC = XL इज इंक्लूडेड इन द सेम सर्किट। अगर हम लोग कैपेसिटेंस उतना ही रिएक्टेंस वैल्यू का डाल दें तो क्या हो जाएगा, सर्किट रेजोनेंस में आ जाएगा। क्यों, इतना XC उतना ही XL अगर डाल दें, XL और XC दोनों सेम हो जाए, एक और कैपेसिटर डाल दिया तो रेजोनेंस में आ जाएगा, तो करंट और बढ़ जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस में इंपीडेंस मिनिमम हो जाएगा, तो करंट और बढ़ जाएगा, तब भी नहीं डिक्रीज हो पाएगा। और एन आयरन रॉड इज इंसर्टेड इन द कॉइल, आयरन रॉड डालोगे तो आयरन रॉड डालेंगे तो यहाँ पे ये होता था म्यू नॉट ना, म्यू नॉट,
आयरन रॉड डालने से क्या होगा, ये म्यू नॉट रिप्लेस्ड होगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर से, क्योंकि आयरन रॉड डाले जो कि आयरन होता है फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक होने से क्या होगा, क्वाइल के अंदर जब एयर था तो हमारा ये था इंडक्टेंस, जब हमारा यहाँ पे आयरन रॉड डाल दोगे तो उस कंडीशन में म्यू नॉट विल बी रिप्लेस्ड बाय म्यू नॉट इंटू म्यू आर, और वो वैल्यू बढ़ जाएगा, इंडक्टेंस बढ़ जाएगा, इंडक्टेंस बढ़ जाएगा तो इंपीडेंस बढ़ेगा, इंपीडेंस बढ़ेगा तो ये करंट का वैल्यू कम हो जाएगा। सो इतने ऑप्शन में यही है, आयरन रॉड इंसर्टेड इन द कॉइल, दिस विल इंक्रीज इंपीडेंस, दिस विल इंक्रीज इंपीडेंस, क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ जाएगा एल बढ़ने से, इंपीडेंस बढ़ गया, इंपीडेंस बढ़ गया तो करंट का वैल्यू कम हो जाएगा, ब्राइटनेस डिक्रीज हो जाएगा। मैंने फ्रीक्वेंसी की भी बात कर ली, लेकिन इन तीनों में से कुछ भी नहीं हो पाएगा, यही लास्ट वाला ऑप्शन है जो हो पाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। फिलामेंट बल्ब ऑफ 500 वाट और 100 वोल्ट, एक बल्ब है जो कि 500 वाट 100 वोल्ट है, ये बल्ब स्पेसिफाइड है, इज यूज्ड टू 230 मेन सप्लाई, 230 वोल्ट का मेन सप्लाई से ये, When a resistance R is connected in series, जब ये resistance R इसके सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, it works perfectly and consume 500 वाट। अच्छा, ये 500 वाट कंज्यूम, देखो भाई 500 वाट बल्ब का स्पेसिफिकेशन है एट 100 वोल्ट, इट मीन्स जब ये 100 वोल्ट के क्रॉस कनेक्टेड होगा तभी 500 वाट कंज्यूम होगा। तो ये कह रहा है परफेक्टली काम कर रहा है और कंज्यूम कर रहा है 500 वाट, इसका सीधा मतलब यह है कि यहाँ पे 100 वोल्ट एग्जिस्ट कर रहा है, ये 100 वोल्ट है, तो बाकी जो है वो इधर है, 230 में 100 इधर आ गया तो इधर 130 वोल्ट है। इट मीन्स IR जो है हमारा 130 वोल्ट है। अब I का वैल्यू तो इधर से भी निकाल सकते हो, I का वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो करंट का वैल्यू चाहिए होगा, तभी तो हम लोग R निकाल पाएंगे। तो करंट का वैल्यू निकाल लो भाई, तो इधर से करंट का वैल्यू अगर निकाला जाए तो बताओ भाई, इसका पावर, जो बल्ब है वो भी एक रेजिस्टेंस है, इसका पावर जो है 500 है, 500 वाट है, जो कि 500 वाट V इंटू आई करके निकाल सकते हैं भाई इसका, V इंटू आई, क्योंकि वोल्टेज है हमें पता है कितना भाई, तो 100 वोल्ट इंटू आई इज 500। सो करंट का वैल्यू क्या हो गया, 5 एम्पियर हो गया। सो करंट का वैल्यू 5 एम्पियर है और IR 130 आ चुका है, इसलिए हम लिख सकते हैं 5 इंटू R इज 130। सो R का वैल्यू है 130/5, कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 130/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 और 26, तो 26 ओम विल बी द रेजिस्टेंस वैल्यू, 26 ओम विल बी द रेजिस्टेंस वैल्यू। कैसे निकाला, फिर से मैं रिकैप कर दूं, तो भाई 230 वोल्ट तुमने अप्लाई किया है, 230 में से 100 यहाँ है, तभी ये परफेक्टली अपना काम कर रहा है और 500 वाट डिसिपेट कर रहा है। तो बाकी कहाँ गया भाई, तो 130 वोल्ट इस IR के अक्रॉस है, और यहाँ का V इंटू आई लिखेंगे क्योंकि प्योर रेजिस्टेंस है भाई, बल्ब क्या है, रेजिस्टेंस हो, बल्ब को हमेशा रेजिस्टेंस समझते हैं। तो यहाँ पे V इंटू आई 500 वाट है, इसलिए I का वैल्यू निकाल लिया, वोल्टेज तो पता है हमें, जो 100 वोल्ट वहाँ अप्लाइड है, ये 5 एम्पियर का करंट है जो यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है 130 वोल्ट, इसलिए हम लोगों ने रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट चले 15, ट्राई कर लो पॉज लगा करके, जल्दी से कर लिया, ओके। एन AC वोल्टेज इज अप्लाइड, कोई एक AC वोल्टेज अप्लाइड टू ए रेजिस्टर R एंड इंडक्टर L इन सीरीज। चलो R भी है और L भी है सीरीज में, और यहाँ पे हम लोगों ने AC सोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है। इफ R एंड इंडक्टिव रेजिस्टेंस बोथ इक्वल टू 30 वोल्ट, 30 ओम दोनों है 30 ओम, द फेज डिफरेंस बिटवीन द अप्लाइड वोल्टेज एंड द करंट इन द सर्किट। अब फेज डिफरेंस बताना है भाई, R है, XL है, XL भी 30, ये भी 30, तो फेज डिफरेंस क्या होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, 45 डिग्री का एंगल है तो फेज डिफरेंस cos 45 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे निकालना क्या है भाई, तो फेज डिफरेंस बताना है, तो फेज डिफरेंस इज 45 डिग्री इज π/4, तो π/4 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये भी 30 ये भी 30 और LR सर्किट ही तो है, तो ये भी 30 ये भी 30, तो ऑब्वियस है कि एंगल कितना होगा 45 डिग्री, तो π/4 इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। An AC circuit alternating voltage 200√2 is connected to capacitor, the RMS value of the current in the circuit। ये तो हम लोगों ने रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, रिपीट हो गया है, ठीक है। ये 20 मिली एम्पियर, शायद मुझे आंसर याद आ रहा है, ये तो वही है RMS वैल्यू। करंट का वैल्यू क्या होगा भाई, तो EMF RMS डिवाइडेड बाई Z, EMF RMS था 200√2 है तो RMS, और ये आया था 10⁴, इससे वैल्यू हमें मिल गया था 20 मिली एम्पियर।
याद होगा। चलो नेक्स्ट देखो भाई 17 नंबर क्वेश्चन। What is the value of inductance for which the current is maximum in series LRC circuit? Inductance का क्या वैल्यू हो जाए कि करंट becomes maximum in series LRC circuit? भाई देखो, ये नहीं कह रहा कि इंडक्टेंस का क्या वैल्यू हो कि हमारा सर्किट रेजोनेंस में आ जाए, ये नहीं बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है? उसी चीज को इनडायरेक्टली बोल रहा है कि क्या एल का वैल्यू हो जिससे करंट मैक्सिमम। तुम्हें पता है ना, रेजोनेंस में ही करंट मैक्सिमम होता है। रेजोनेंस कर्व तो याद है, ऐसे होता है रेजोनेंस कर्व, जिसका क्वालिटी फैक्टर ये सब बाद में निकालते हैं हम लोग। तो ये रेजोनेंस कर्व ये है, तो रेजोनेंस कर्व में करंट कब मैक्सिमम होता है भाई? करंट कब मैक्सिमम होता है? रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे, जो कि हमारा XC इक्वल टू XL हो जाता है। मीन्स XC इक्वल टू XL होना चाहिए, तो क्या हमारा L वैल्यू हो, तो भाई निकाल लो इससे। तो 1 अपॉन ओमेगा सी इज इक्वल टू ओमेगा एल। हमें वैल्यू क्या निकालना है? एल का वैल्यू निकालना। तो बताओ भाई 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा का वैल्यू है 100 सी का वैल्यू है 10 माइक्रो, 10 पावर माइनस 6 इज इक्वल टू ओमेगा है 100, एल का वैल्यू है। एल का वैल्यू हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे भाई। तो 100 से डिवाइड कर दोगे इसको, 100 से डिवाइड करिए, 10 पावर 4 हो गया, 10 पावर 5 हो गया, -1 हो गया, 10 हो गया, तो 10 हेनरी हो गया, 10 हेनरी हो गया। अगर हम लोग कैलकुलेशन मिस्टेक ना करें तो ये 100 एल का वैल्यू, ये 100 इधर आया, 100 10 का पावर 4 कर दिया, 10 पावर 5 कर दिया, 10 पावर माइनस 6 है ना, तो 10 हो गया, 10 हेनरी हो गया। 10 हेनरी इज द आंसर। और 10 हेनरी को अगर मिली में लिखना होगा तो 10 इंटू 1000 मिली हेनरी लिख सकते हैं। तो अनलेस R इज नोन, नहीं R की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें बस ये कैलकुलेट करना 1 अपॉन ओमेगा सी इज इक्वल टू ओमेगा एल हो जाए बस। इससे हमें एल का वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस फॉर व्हिच द करंट इज मैक्सिमम इन द सीरीज एलआरसी सर्किट विद सी दिस माइक्रो 10 माइक्रोफैराड। और ये 1000 100 नहीं है भाई, 1000 है, ठीक है, 1000 है, ओमेगा इज 1000 है। रीडिंग देखने में मिस्टेक, क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक, 1000 है भाई, तो ये भी 1000 आएगा, 10 पावर 6 हो जाएगा, 10 पावर 7 हो जाएगा, 10 पावर माइनस से तो 1/10 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। 1/10 हेनरी का मतलब क्या हुआ? 1/10 इंटू 1000 दैट इज 100 मिली हेनरी, तो 100 मिली हेनरी हो जाएगा, ठीक है। ओमेगा का वैल्यू 100 नहीं है, 1000 है, तो यही वैल्यू से हमें एल का वैल्यू कैलकुलेट कर लेने हैं, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखें हम लोग। If the figure shown variation of R, XL and XC with frequency, then for what frequency point the circuit is inductive? अच्छा, इंडक्टिव कब होगा? तो देख रहे हो भाई, इंडक्टिव कब होता है? जब XC लेस देन XL हो तो इंडक्टिव हो जाएगा सर्किट। ये कब होता है? रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी जहां दोनों इक्वल होते हैं, XC और ये XL जहां सेम हो जाए, वो है रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इससे ज्यादा एंगुलर फ्रीक्वेंसी रखोगे तो XC कम और XL ज्यादा होगा, तो इंडक्टिव कहां पे होगा? C पॉइंट पे होगा, एट C। तो C पॉइंट पे हम लोग इंडक्टिव होगा, और B पॉइंट पे रेजोनेंस पे होगा। A पॉइंट पे XC देख रहे हो ज्यादा है और XL कम है, तो इधर कैपेसिटिव होगा, उधर इंडक्टिव होगा, और B वाले में रेजोनेंस होगा। सो C इज द पॉइंट वेयर सर्किट विल बी इन इंडक्टिव इन नेचर। ये तो वही है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर देखो। A coil of inductive reactance 31 ohm, a coil of inductive reactance 31 ohm has a resistance of 8 ohm, ठीक है भाई। कॉइल है जिसका की रेजिस्टेंस 8 ओम है, तो रेजिस्टेंस को अलग करके दिखा देता हूँ, 8 ओम है, ठीक है। कॉइल ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस XL जो है वो 31 ओम है, क्लियर है। इट इज प्लेस्ड इन द सीरीज विद द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अच्छा, इसको एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस वाला में रख दिया, जिसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू कितना है भाई? 25 ओम दिख रहा है क्वेश्चन में, 25 ओम है। द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड अक्रॉस द AC सोर्स ऑफ 110 वोल्ट, क्लियर है। पावर फैक्टर बताने हैं, ठीक है भाई। पावर फैक्टर बताने हैं तो क्या करोगे? इम्पीडेंस ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, इम्पीडेंस ट्रायंगल ड्रॉ करो। इम्पीडेंस ट्रायंगल में क्या आएगा भाई? तो एक R आएगा 8 ओम, R आ गया 8 ओम। XC दिखाओगे, XC का वैल्यू था 25, XL का वैल्यू है 31। इन दोनों का नेट करोगे तो 31 में से 25 सब्ट्रैक्ट हो गया, बचा कितना? 6 ओम। ये हो गया नेट रिएक्टेंस, और ये हो गया R, इसलिए लीडिंग लैगिंग ये डिसाइड करेगा। बताओ भाई 5, तो हम लोग लिख सकते हैं
कि ये 8 है, ये 6 है, तो ये वाला 10 हो जाएगा। 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 10, तो ये 10 हो गया। सो cos फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? cos फाई का वैल्यू ये 8 डिवाइडेड बाई 10, 8 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज हो गया ये 0.8। सो पावर फैक्टर इज 0.8। क्लियर है भाई? हम लोगों ने तीनों दिखा दिया, रेसिस्टेंस दिखा दिया, एक्सी दिखा दिया, एक्सएल दिखा दिया। अब एक्सएल ज़्यादा है, एक्सी कम है, इसलिए नेट रिएक्टेंस ये आया 6 वैल्यू का, 31 माइनस 25 6 वैल्यू, इधर 8 वैल्यू। ये 6 और 8 का जो नेट निकालोगे √6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो ये 10 वैल्यू आ गया। ये z का वैल्यू आया ये 10, इसलिए ये मिल गया हमें r/z, क्योंकि cos फाई क्या होता है? r/z ही तो होता है। तो बस ये वैल्यू आ गया 0.8। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, जल्दी से देखो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बता रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, तो चलो इसको देखा जाए। इन द एसी सर्किट द ईएमएफ एंड द करंट आई एट एनी इंस्टेंट आर गिवन बाय रिस्पेक्टिवली। देखो ईएमएफ ये है, करंट ये है। करंट देखो लैग कर रहा है 5 से, करंट लैग कर रहा है। द एवरेज पावर डिसिपेशन इन वन कंप्लीट साइकिल विल बी। तो एवरेज पावर डिसिपेशन का तो फॉर्मूला पता ही है, क्या? वी आर एम एस, आई आर एम एस एंड cos फाई। तो ठीक है भाई, वी आर एम एस क्या होगा? तो E0 बाई √2, क्योंकि E0 इज द पिक वैल्यू। आई आर एम एस क्या होगा? तो I0 बाई √2, क्योंकि I0 इज द पिक वैल्यू ऑफ करंट, बाई √2 कर देंगे। और cos फाई का वैल्यू फाई के टर्म में ही ऑप्शन है, इसलिए cos फाई रहने देते हैं। इसलिए हो जाएगा E0 I0 डिवाइडेड बाई 2 cos फाई। E0 I0 बाई 2 cos फाई, ये वाला ऑप्शन हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो E0 I0 अपॉन 2 cos फाई, ये हो जाएगा एवरेज पावर डिसिपेशन इन सच सर्किट। क्लियर है?